के शो में पीटीआई का आईएमएफ डील नाकाम बनाने की साजिश का भांडा फूट गया। शौकत तरीन की मुबैना ऑडियो रियासत के खिलाफ साजिश करार। शौकत तरीन की मुबैना ऑडियो सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड, शहरियों की शदीद तनकीद। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब। मैं हूं आपके साथ सैफान खान। नाज़रीन, पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान मुज़ाकरात और जो डेडलॉक्स मुसलसल आ रहे थे, इस पर सबकी नजरें थी। इस प्रोग्राम को हासिल या हुसूल करने के लिए, यानी इसके रिवाइवल के लिए, हमने बहसत कौम बहुत सी कुर्बानियां दी। यहां पर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ, बिजली के बिलों में इजाफा हुआ। मुसलसल हम कह सकते हैं कि हमें सख्त और मुश्किल फैसले मौजूदा हुकूमत को भी करने पड़े, जिससे यकीनी तौर पर न सिर्फ हुकूमत में जो फैसला साजी कर रहे थे उनको अपोजिशन की तनकीद का सामना करना पड़ा, आवाम के गुस्से का जो इस वक्त सामना करना पड़ा, जो कि इलेक्शंस और बाई इलेक्शंस की सूरत में सामने नजर आया, बल्कि विद इन पार्टी भी तनकीद उनके ऊपर शुरू हो गई। विद इन पार्टी भी आवाजें उठने लगी कि आखिरकार आप लोग क्या कर रहे हैं। तो ये बड़े सख्त और मुश्किल फैसले थे, जिन फैसलों के अंदर हमें झोंक के कौन गया, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। एक ऐसा अनप्लान्ड सब्सिडी पैकेज अनाउंस किया गया था जाते जाते पेट्रोलियम की कीमतों में, जिस पैकेज की वजह से पाकिस्तान बिल्कुल जिसे कहा जाए कि दिवालिया के करीब पहुंच चुका था। पाकिस्तान लॉसेस सस्टेन कर रहा था, मुसलसल गिरावट मईशत में आ रही थी, और एक सियासी इंतशार जिसकी वजह से मुल्क की तकरीबन तमाम मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के ऊपर उसका असर आना शुरू हो गया था। रोज बरोज हम देख रहे थे कि इंटरबैंक मार्केट हो या आपकी स्टॉक मार्केट हो या आपकी ओपन मार्केट हो, वहां पर इन तमाम चीजों की रिफ्लेक्शन आना शुरू हो गई। एक अनसर्टेनिटी, एक गैर यकीनी की सूरत हाल। और उस दौरान आईएमएफ पाकिस्तान मुज़ाकरात और आईएमएफ और पाकिस्तान की ये कोशिशें कि इस प्रोग्राम को दोबारा बहाल किया जा सके, ईएफएफ प्रोग्राम को, इस ट्रांच को हासिल किया जा सके, 6th और 7th और 8th रिव्यू कंप्लीट किया जा सके, और उसके बाद ट्रांच के हुसूल और उस प्रोग्राम का साइज, यानी जो लोन साइज है, इसको बढ़ाया जा सके, और इसके साथ इसको जून 2023 तक लेके जाया जा सके। यानी ये सारी कोशिशें पाकिस्तान कर रहा था। इस दौरान इस मुल्क में सियासी इंतशार मुसलसल गैर यकीनी पैदा करने में भी हमने देखा कि तमाम सियासी जमातें अपना अपना किरदार अदा कर रही थी, लेकिन खास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसने पहले इस प्रोग्राम में झोंका, उसके बाद इस प्रोग्राम में आने के बाद मुसलसल जो आखिर में जाते जाते एक ऐसा फैसला किया जिसका नुकसान और खमियाजा पाकिस्तान ने भुगता, और उसके बाद हुकूमत जाने के बाद मौजूदा हुकूमत को भी ये फैसले करने में मुश्किलात और हायल रुकावटें वो खड़े करते रहे। इस सूरत हाल पे नाज़रीन, बिल आखिर हमें पता चला कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास है आईएमएफ के, और यह अगस्त के एंड में होगा। इस इजलास के अंदर पाकिस्तान को जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है, इसकी मंजूरी आईएमएफ का एग्जीक्यूटिव बोर्ड देगा। बहुत सी माशी इस्तिलाह, यानी मैं आपको बताऊं कि इस प्रोग्राम की बहाली के बाद वो सामने आई। यानी इस प्रोग्राम से मुख्तलिफ मईशत को समझने वाले लोगों से, या वो कैपिटल मार्केट से ताल्लुक रखते हों, या वो मईशत को समझते हों, या वो करता धरता रहे पाकिस्तानी मईशत के, उन्होंने मुझे बहुत से बेनिफिट्स गिनवाए। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम से पाकिस्तान इंश्योर कर सकेगा फिस्कल डिसिप्लिन, डेट सस्टेनेबिलिटी, हमारे एक्सटर्नल बफर्स जो गिर रहे थे उनको हम रीबिल्ड कर सकेंगे। ये भी बताया गया कि हम इसके जरिए मुसलसल एक फिस्कल डिसिप्लिन अपना मेंटेन कर सकेंगे, एड्रेस कर सकेंगे एक्सटर्नल और डोमेस्टिक इम्बैलेंसेस को, और जो ओवरऑल हमारी मॉनेटरी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसको सेफ गार्ड कर सकेंगे। तो एक ऐसा प्रोग्राम जिसके फायदे ही फायदे हैं। हाँ, नुकसान महंगाई की सूरत में आए हैं। इसके खिलाफ आखिरकार कौन हो सकता है, कौन सी कुव्वत हो सकती है? कल एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग में बकौल फाइनेंस मिनिस्टर एक ही मुल्क था जो इस प्रोग्राम के खिलाफ था, या इस एग्रीमेंट को बहाल करने के खिलाफ था, इस प्रोग्राम के रिवाइवल के खिलाफ था। उस मुल्क का नाम भारत था। और यहां पर कौन सी कुव्वत थी जो मुसलसल इस प्रोग्राम के खिलाफ साजिश कर रही थी? यहां वो कौन सी कुव्वत थी जो मुसलसल इस प्रोग्राम को डीरेल करने की कोशिशें कर रही थी? और इन कोशिशों का आगाज हो चुका था काफी दिन से। और बिल्कुल मैं आपको इससे पहले कि उस ऑडियो लीक पर लेकर जाऊं, आपको एक दिन कबल फवाद चौधरी साहब जो एक टॉक शो में फरमा रहे थे कि क्या उनके प्लान्स हैं इस प्रोग्राम को लीक करनी है, बातों बातों में वो प्लान को लीक कर रहे थे कि क्या इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला क़यादत सोच रही है और किस तरह एक सबोटाज इस मईशत को डीरेल करने की कोशिश हो सकती है। लेट्स हियर दिस, फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा। अभी इनको इनको रियलिटी जो है ना, ये उसको कर नहीं रहे। मसलन आईएमएफ डील है, अभी पंजाब और डील साथ नहीं है आपके, तो मुझे आप बताएं आईएमएफ से डील के दिखा दें हमें।
क्योंकि जो डील है वो बेस इस पे कर रही है कि पंजाब और केपी जो है वो इतना पैसा जो है वो वफाक को जी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात की और आप पंजाब कह सकते हैं 100% कह सकता और कहेगा और बिल्कुल कहेगा। ये Sure. इस तरह नहीं होगा। देखिए आपको इलेक्शन कराने पड़ने हैं, इसके अलावा इनके पास ऑप्शंस बड़ी कम है। हम अभी तक बड़ा बर्दाश्त कर रहे हैं। आपने एक बिल्कुल घटिया केस किया है इमरान खान के ऊपर टेररिज्म का। फवाद भाई, बात ये कि तो नाज़रीन, ये वो प्लान था जो एक दिन पहले लीक आउट हो चुका था। मैं अगर आपको ये आसान अल्फाज में बताऊं तो मेरी जिस तरह कुछ ऑफिशियल से बात भी हुई, इट वॉज अ प्लान सबोटाज ऑफ कंट्रीज इकोनॉमी, यानी प्लान साजिश थी, बाकायदा साजिश मुनज़्ज़म तरीके से की गई थी पाकिस्तानी मईशत को डीरेल करने के लिए, अपने सियासी फायदे और सियासी मफाद के लिए। और किस मोमेंट पे की गई, यानी पाकिस्तान को डोमेस्टिकली मईशत जो हालात से सफर कर रही है वो हालात यहां पर आप देख सकते हैं। सैलाब की सूरत हाल थी। हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान इज प्रिवेलिंग जो अभी सिचुएशन है कि इट इज वन ऑफ द वर्स्ट मोमेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ दिस कंट्री, वर्स्ट मोमेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ दिस कंट्री। आपके इंपोर्ट कवर, आपकी डोमेस्टिक सिचुएशन, फ्लड्स, चैलेंजेस, उस वक्त ये प्लान सबोटाज ऑफ इकोनॉमी जो इस वक्त प्लान हो रहा था। नाज़रीन, इस ब्रेक के बाद ये ऑडियो लीक्स भी आपको सुनवाते हैं, उस पर मजीद गुफ्तगू हमारे साथ रहेगा। इस ब्रेक के बाद वापस आते हैं और अहम तरीन मामलात से पर्दा उठाएंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब प्लान सबोटाज ऑफ द इकोनॉमी, यानी मुनज़्ज़म साजिश के जरिए ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान अपनी इकोनॉमिक हिस्ट्री और वैसे हिस्ट्री के वर्स्ट बदतरीन दौर और इस वक्त से गुजर रहा है, इस वक्त ये पूरा प्लान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो फवाद चौधरी साहब की ज़बानी एक दिन पहले आपने सुना, फिर उसके बाद ये कॉल लीक्स हुई। एक आपको शॉर्ट्स उसकी सूरत पे दोनों कॉल लीक्स सुनाते हैं, फिर अपने गेस्ट की तरफ भी जाते हैं, हम सवालात उठाते हैं। लेट्स हियर दिस के पहले शीन साहब और तैमूर झगड़ा साहब जो खैर पख्तूनख्वा के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनके दरमियान जो गुफ्तगू सामने आई वो क्या थी? लेट्स हियर दिस। शौकत साहब, अस्सलाम वालेकुम। सर, वो आपने खत बना लिया? अभी मैं बनाता हूँ उसमें आई हैव एन ओल्ड लेटर। मैं रास्ते में विद असद कैसर अभी बना के आपको बना लिया। उसके बीच में सबसे बड़ा जो पहला पॉइंट बना लेना आप, दूसरे तो आपने पहले बनाए हुए, वो बनाएंगे कि जो फ्लड्स आए हैं इन्होंने पूरे उसका बेड़ा गर्क कर दिया है खैबर पख्तूनख्वा का, तो हमें वहाँ उसको रिहेबिलिटेशन के लिए बहुत पैसे चाहिए होंगे। हाँ जी, ठीक है ना। मैंने लगारी को भी कह दिया, उसने भी यही कहा कि जी बहुत हमें तो पैसे खर्च करने पड़ेंगे। वैसे इट्स ब्लैकमेलिंग टैक्टिक। पैसे तो किसी ने वैसे ही नहीं छोड़ने, मैंने तो नहीं छोड़ने, आई डोंट नो लगारी ने छोड़ने तो उससे भी नहीं छुड़वाएंगे ना आज। लेकिन हमने करना ये है ना कि आज ये खत लिख के और वो जो IMF वाली जो एस्टर है उसको कॉपी भेज देंगे ना, ताकि ये है कि पता तो चले हमारे से आम ट्विस्टिंग करके जो पैसे रखवा रहे थे वो पैसे। ठीक है, मैं वो बना के, आई ऑल्सो नो द IMF नंबर 2 जो यहाँ पे है, तो उसको तो मैं वैसे ही हर चीज सारी इंफॉर्मेशन उससे लेता भी रहा हूँ। और ऑल्सो तो वो कर देंगे। मुझे मोहसिन ने भी फोन किया था, आई टॉक टू हिम एज वेल। और ये मैं आपके साथ, अच्छा, बोथ खान साहब एंड महमूद खान टोल्ड मी दैट वो कल की मीटिंग में कोई डिस्कस हुआ था दैट वी शुड डू अ प्रेस कॉन्फ्रेंस टुगेदर, बट आई डोंट नो ऑन व्हाट व्हेन। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होनी, वो ये था कि ये हम कर लेंगे और उसके बाद हम। नाज़रीन, इस गुफ्तगू में ना सिर्फ ये कि इसकी टाइमिंग, ये खत किस वक्त लिखा गया, यानी IMF की एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग से चंद दिन कबल, 2 या 3 दिन कबल, उसके बाद अपनी कमिटमेंट से विड्रॉल तो हो रहा है, लेकिन साथ साथ तैमूर झगड़ा साहब ये भी कह रहे हैं कि IMF के हाई ऑफिशियल्स को वो यहाँ जानते हैं और उनसे इन्फॉर्मेशन लेते भी रहे हैं। नहीं, इन्फॉर्मेशन वो एक आला ऑफिशियल से राब्ते में है, लीक भी करते रहे। उन्होंने ये भी कहा जी मैं उनको लेटर दे दूंगा, इस तरह की गुफ्तगू हुई। क्या ये हाई ट्रेजन है? ये बड़ा अहम सवाल है, इस प्रोग्राम में उठाएंगे। लेकिन मोहसिन लगारी साहब से जो गुफ्तगू हुई वो भी और ज्यादा दिलचस्प है। लेट्स हियर दिस कि उसमें क्या था। सर, कैसे हैं आप? जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, एक मिनट, आई कैन आस्क द सेक्रेटरी टू ड्राफ्ट समथिंग। जो IMF को ये 750 बिलियन का जो कमिटमेंट दी है आप सबने साइन करके दिए हैं, तो आपने अभी कह देना है कि जनाबे वाला जो हमने कमिटमेंट दी थी वो फ्लड से पहले थी, अब फ्लड पे हमें बहुत पैसे खर्च करना पड़ेंगे, तो इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं अभी से कि वी विल नॉट बी एबल टू ऑनर आवर कमिटमेंट। बिल्कुल यही लिखना है आपने और कुछ नहीं करना।
तो वो जो है ना, दैट्स ऑल वी वांट कि वो उनको इनके ऊपर जो प्रेशर पड़े इसके ऊपर, ये अपना खींच रहे हैं, हमें अंदर करवा रहे हैं, हमारे ऊपर टेररिज्म की चार्जेस कर रहे हैं और ये बिल्कुल स्कॉट फ्री जा रहे हैं, वो नहीं होने देना ना हमने। तैमूर भी अभी 1 घंटे में करके भेज रहा है मुझे, आप भी जरा उसको कहें मुझे भेज दें और फिर हम ये करके ना इसको जिस तरीके से वो फिर फाइनली वी कैन सेंड इट टू द फेडरल गवर्नमेंट और फिर हम उसको। नाज़रीन, ये तमाम गुफ्तगू हुई। इसके बाद यकीनी तौर पर आज अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी के मुताबिक पंजाब की सिविल ब्यूरोक्रेसी तक ने मना कर दिया कि आप एंटी स्टेट एक्टिविटी करने जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ के अपने नैरेटिव को प्रमोट करने के लिए एंटी स्टेट हो चुकी है। क्या इमरान खान साहब की ईगो इस मुल्क से बढ़ चुकी है? क्या आखिरकार ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश जो नाकाम हुई, क्या दोबारा ऐसी हो सकती है? हुकूमत को सख्त एक्शन क्या लेना चाहिए? राना एहसान साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, आप कोऑर्डिनेटर हैं जो प्राइम मिनिस्टर ऑन कॉमर्स, हमें शुक्रिया आपने ज्वाइन किया इस्लामाबाद से। नसरुल्लाह मलिक साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। नसरुल्लाह मलिक साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन है। नसरुल्लाह मलिक साहब, जितनी ब्यूरोक्रेट्स जो साबिक फाइनेंस सेक्रेटरी से मेरी एक बात हुई, उनका नाम नहीं कोट करता, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा मैं सोच भी नहीं सकता कि ऐसा हो कि एक साबिक वजीर खजाना सूबाई वजीर खजाना को ये बोले कि आप एक ऐसा खत लिखें और जिसके तहत स्टेट का प्रोग्राम डीरेल हो जाए। वो कहते हैं मैं सोच भी नहीं सकता कि ऐसा हो और ये इंतहाई गलत हुआ है। आपकी इत्तलात इस बारे में क्या नसरुल्लाह साहब, ये कितनी बड़ी साजिश थी जो बेनकाब हुई है? देखिए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस हद तक जा चुकी है कि जहाँ वो समझती है कि अगर उन्हें हुकूमत नहीं मिलती और उन्हें अगर एस्टेब्लिशमेंट की माजी वाली सपोर्ट नहीं मिलती, उन्हें इक़्तिदार में दोबारा नहीं लाया जाता, उनके मुखालफीन के सर नहीं कुचले जाते, उस वक्त तक वो कुछ भी करने को तैयार है। यानी शौकत तरीन साहब जैसा बैंकार और साबिक वज़ीर ख़जाना और जो मुशर्रफ दौर के भी वज़ीर ख़जाना रहे, वो ये कह रहे हैं कि आपको नहीं पता कि आपके चेयरमैन के साथ क्या कर रहे हैं, आपके ऊपर मुकदमे बना रहे हैं। ये ब्लैक मेलिंग का एक टैक्टिस है जिसको हमें इस्तेमाल करना चाहिए। गोया पीटीआई ये समझती है कि अगर हुकूमत में वो हैं तो सब अच्छा है, अगर हुकूमत में नहीं है तो सब बुरा है। पीटीआई किसी सूरत भी किसी दूसरे को कबूल करने को तैयार हरगिज नजर नहीं आती। ये बहुत छोटी सी बात है। अगर आप माजी में देखें जाके, यानी आपने बिल जला दिए, आपने सिविल नाफरमानी की तहरीक की अपील कर दी, आपने अपने तारकीन वतन पाकिस्तानियों से कहा पैसे पाकिस्तान मत भेजो, यानी मुल्क दिवालिया होता है तो हो जाए, लेकिन हमने अपने धरने को कामयाब करना है। और हमने उस जमाने में 2013-14 की जब बात करें हमने मियां नवाज शरीफ की हुकूमत को गिरा कर दम लेना है। आप पार्लियामेंट से बाहर निकल गए, आप पार्लियामेंट में नहीं बैठेंगे जब तक नवाज शरीफ साहब की हुकूमत गिराई नहीं जाती। फिर अब दोबारा जब आपके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो गई, आप फिर पार्लियामेंट से निकल गए, हम इस पार्लियामेंट में नहीं बैठेंगे। गोया पीटीआई उस सोच में जा चुकी है कि जहां वो समझती है कि अगर वो इक़्तिदार में हो तो पाकिस्तान ठीक है, अगर वो इक़्तिदार में ना हो तो पाकिस्तान ही बुरा है। अल्लाह ताला माफ करे। यानी ये खुद परस्ती की उस इंतहा पे पहुंची हुई पार्टी है कि जहां उन्हें और कुछ नजर नहीं आता। ये खत लिखना और इसकी टाइमिंग, यकीनी बात है हम इसको डिस्कस करते हैं कि टाइमिंग बड़ी अहम थी। फाइनल राउंड के मुज़ाकरात थे, पाकिस्तान को IMF का जो है वो बहाल भी हो गया प्रोग्राम, लेकिन इसके साथ साथ आप देखें किस तरीके से एक साबिक वज़ीर खजाना गालियां दे रहे हैं, जिसको आपने बीप लगा के अभी नाज़रीन को बचा भी लिया कि वो ना सुन पाए। यानी आप अंदाजा करें गालियां दी जा रही है कि इनको छोड़ना नहीं है। और फिर वज़ीर खजाना KP के कह रहे हैं कि ये ब्लैकमेलिंग टैक्टिस हम इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं। फिर आपके वज़ीर खजाना सूबाई ये कह रहे हैं कि मेरे IMF के साथ राब्ते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि उनके सिर्फ नंबर 2 से नहीं बल्कि कुछ ऐसी इतलात भी मिली है कि उनके IMF के साथ ऊपर लेवल के राब्ते भी थे और वो इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे थे उनके साथ। इससे बड़ी गद्दारी क्या हो सकती है कि आप हुकूमत को गिराने के लिए, आप हुकूमत के खिलाफ एक महाजराई करने के लिए, आप अपने मुआहदे जो हुकूमत के होते हैं उनको किसी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के सामने या इंटरनेशनल बैंकों के सामने लीक करने को तैयार हो गए हैं। गोया आपको इस बात की कोई परवाह नहीं है कि आपके नेशनल सीक्रेट्स लीक होते रहे, कोई बात नहीं, लेकिन आपने खुश किसको करना है? इमरान खान साहब को खुश करना है। और इमरान खान साहब को खुश इसलिए करना है कि इमरान खान साहब इक़्तिदार चाहते हैं, और अगर इक़्तिदार अगर नहीं मिलता, आप यकीन माने ये उस तरफ भी जा सकते हैं। शहबाज गिल साहब का मामला आपके सामने है। उससे ज्यादा मैं आपको क्या टीवी या आपका सोशल मीडिया भरा पड़ा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि हमें एक खातून ने यहाँ तक कह दिया था कि पाकिस्तान को बेशक आग लगा देना। ये अल्लाह ताला माफ करे। आप अंदाजा करें कि ये एक करंट ऐसा बन गया है कि जिसके नतीजे में ये समझते हैं कि बस हमारी हुकूमत हो, नहीं होती तो हमें कुछ नहीं चाहिए। अरे ये आपने नसरुल्लाह साहब जो बात की, तैमूर झगड़ा साहब की अभी हमने सुनवाई भी, ये तो इंतहाई अहम है। मैं राना एहसान साहब आपसे पूछूंगा, क्या रियासत
आपकी हुकूमत मुकदमा नहीं करेगी? ये तो जिस तरह नसरुल्ला साहब भी कह रहे हैं कि एक आदमी आपका फाइनेंस मिनिस्टर है खैबर पख्तूनख्वा का, वो कह रहे हैं मैं IMF के हाई ऑफिशियल से किससे इंफॉर्मेशन लीक करता हूं, और ये जो हुआ है ये सब कुछ ये प्लांट सबोटाज ऑफ द इकोनॉमी एट दिस वर्स्ट टाइम ऑफ हिस्ट्री। राणा साहब, क्या लीगल एक्शन करेंगे आप लोग? क्या परस्यू करेंगे इसको? क्या कानूनी तौर पर कार्रवाई होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने वो सुना होगा कि अटेम्प्टेड मर्डर यानी कि कत्ल करने की कोशिश करना या साजिश करना, तो इसी तरह ये जो मईशत के ऊपर एक जो है हमला हुआ, पाकिस्तान की जो कह लें कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी के ऊपर हमला किया गया, ये अगर कामयाब होता तो फिर क्या होना था। देखें, हमारे पास लगभग $7.5 अरब इस वक्त रिजर्व में मौजूद हैं। अगर ये IMF का मुआहदा 2 हफ्ते की भी अगर डिले पे चला जाता, ताखीर पे चला जाता, तो मैं समझता हूं कि मार्केट में पैनिक क्रिएट हो जानी थी और हो सकता था कि डॉलर 200-250 भी क्रॉस कर जाता 1 हफ्ते या 1.5 हफ्ते के अंदर, और उससे ऊपर भी चला जाता। उससे एक महंगाई का लहर आना था, और आप दोबारा से जो आपने इकदाम लिए, आज आप इंपोर्ट कंप्रेशन कर रहे हैं, आप जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, होम अप्लायंसेज हैं, मोबाइल इंडस्ट्री है, उसकी आपने इंपोर्ट बंद की हुई है या उसको आप कंट्रोल कर रहे हैं, तो फिर जाके आपका ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस से थोड़ा संभला हुआ है। लेकिन अगर ये IMF की डील आगे चले जाती तो चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती और आप फिर से दिवालियेपन की तरफ जो है वो बड़े करीब चले जाते। तो ये एक बड़ा यानी कि हैरान कुन साजिश थी, ये जानते हुए कि शौकत तरीन साहब जो खुद एक इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं। देखिए आप क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं? देखिए मैं आपको हाइड्रोजन मुबैना तौर पे है, आई एम नॉट अ लीगल एक्सपर्ट, नसरुल्ला साहब भी अपैरेंटली यही समझ रहे हैं, मैं भी ये समझ रहा हूं, आप भी ये समझ रहे हैं। नाउ व्हाट लीगल एक्शन? ये तो सामने आ चुका है इनकी साजिश पूरी। राणा साहब देखें, जो हमारी लीगल टीम है वो इसको स्टडी कर रही है, क्योंकि हम कोई जल्दी में गलत फैसला ना करें तो इसके ऊपर डेफिनेटली कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी अटेम्प्ट है जो आपकी नेशनल सिक्योरिटी को भी थ्रेटन कर रही थी, क्योंकि आपकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी ही नेशनल सिक्योरिटी है, और जब आप दिवालियेपन की तरफ चले जाएं तो फिर आपका पूरी नेशनल सिक्योरिटी रिस्क पे आ जाती है। देखें, इसके ऊपर कार्रवाई इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूं होनी चाहिए है, और मैं भी अपनी गवर्नमेंट को यही सिफारिश करूंगा। यहां जो चीज देखने वाली है, ये वो जमात है जो अमेरिकन साजिश का बयानिया लेके आई, मीर जाफर का बयानिया लेके आई, लेकिन आज कौम ने देख लिया कि मीर जाफर कौन है और क्या हमें अमेरिकन साजिश की जरूरत भी है, या हमारे अंदर ही ऐसे साजिशी अनासर हैं जो इस मुल्क को डीरेल करने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर आपने ये तसलसल जो नसरुल्ला साहब ने भी बयान किया, वो आपने देखा अमेरिकन साजिश में भी देखा कि $25,000 जो है अमेरिका में स्पेंड किए जा रहे हैं कि अमेरिका को बताया जाए कि हम तो आपके साथ खड़े हैं। जो हम बयानिया ले रहे हैं पाकिस्तान में, वो तो सिर्फ अवाम को गुमराह करने के लिए है, वो पॉलिटिकल बयानिया। जो डिफेंस सामने आया है PTI का, मैं नसरुल्ला साहब का ओपिनियन इस पे लेना चाहूंगा, वो ये है कि जो टेलीफोन जो रिकॉर्ड किया गया है ये गैर कानूनी है, गैर आईनी है। श्री मजारी साहबा ने, फवाद चौधरी साहब ने, असद उमर साहब ने भी यही बोला। मैं चाहूंगा कि इमरान खान साहब का ही एक इंटरव्यू जो चेयरमैन है PTI के मंसूर अली खान साहब को उन्होंने दिया था, उसमें उन्होंने इस फोन टैपिंग के बारे में क्या जस्टिफिकेशन दी थी, आपको सुनवा के पे जवाब दोनों मेहमान हज़रात का लेते हैं कि ये डिफेंस के ये जो गैर कानूनी हुई है फोन टैपिंग, ये गैर कानूनी है। खुद इमरान खान साहब क्या कहते हैं इस बारे में, लेट्स हियर दिस। बाहर पैसा भिजवाना शुरू, फौज को सब कुछ पता होता है, क्योंकि जो हमारी ISI है ये दुनिया की एक आउटस्टैंडिंग इंटेलिजेंस एजेंसी है। ओके। तो अब जो मैं करता हूं, जो मैं टेलीफोन करता हूं, जो भी मुझे कांटेक्ट करता है, सब कुछ ISI को पता होता है। अच्छा। IB को भी पता होता है, ISI को भी पता होता है। वैसे टेक्निकली पता होना चाहिए। बिल्कुल। प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहा है उसके पता होना चाहिए। नहीं, देखो मंसूर, ये याद रखो, आज डोनाल्ड ट्रंप हो या जो बाइडन हो, ये जो करेंगे CIA को पता होगा, क्योंकि वो प्रोटेक्ट करना होता है ना। उन्होंने एजेंसी का ये भी काम होता है कि अपने मुल्क के सरबराह को प्रोटेक्ट करें। जो प्रोटेक्शन देंगे तो जाहिर है इंटेलिजेंस कौन क्या कह रहा है उनके मतलब, सो उनको सब कुछ पता होता है। हम नहीं। ये डिफेंस नसरुल्ला मलिक साहब कैसा था कि ये गैर कानूनी है, जब इमरान खान साहब खुद इसको डिफेंड करते रहे कि फोन टैपिंग जो है वो कानूनी है और दुनिया में होती है, इसलिए इसकी जस्टिफिकेशन पाकिस्तान में बनती है। नसरुल्ला मलिक साहब इसलिए कि उस वक्त खान साहब चाहते थे कि सबके फोन टैप हो। दूसरी बात यह कि खान साहब जब उनको जरूरत पड़ती है वो इसको जस्टिफिकेशन दे देते हैं, जब उनको जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी मुखालफत करेंगे। आज PTI देखें, ये बात कहती है कि ये फोन रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए, चले मान लिया रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए, तो फिर आप ये भी माने कि इस किस्म की बगावत भी नहीं होनी चाहिए जो आपने की है।
इस किस्म की मुल्क दुश्मनी भी नहीं होनी चाहिए जो आपने की है। यानी आप मुल्क की मैशत को तबाह करने के लिए आप चाहते हैं कि IMF का आप प्रोग्राम आप बंद कर दें और उसके साथ मुआहदा मुकम्मल ना हो पाए। इससे पहले भी आपने IMF के साथ एग्रीमेंट करके वहां से डेविएट क्यों किया था? आप चाहते थे कि वहां से हम डेविएट करें और पेट्रोलियम मसनूआत को हम नीचे रख के, बिजली की कीमतें हम नीचे रख के पब्लिक के पास जाकर हम अपने लिए जो है वो वाह करवा लें। बेशक आपका उससे मुल्क को नुकसान पहुंचता रहे। इंटरनेशनल मुआहदे जो होते हैं, एहसन साहब मौजूद है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक बंदा आया आके उसको कैंसिल कर दे। आपको कतर के साथ LNG का मुआहदा याद होगा, यानी आपने शायद हकान अब्बासी साहब को जेल भेजने के लिए उस एग्रीमेंट को कैंसिल कर दिया। आप उसके बाद LNG के लिए मारे फिरते रहे, आपको LNG नहीं मिली। हालांकि आपने उनके ऊपर ये इल्जाम लगाया कि ये महंगी ले रहे थे, हम सस्ती लेंगे, हम इसलिए एग्रीमेंट नहीं वो पूरे करना चाहते। बदकिस्मती से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी पार्टी से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। उसे मुल्क की फिक्र कम है, उसे अपनी पार्टी की फिक्र है, वो ये समझती है। अब देखिए, ये मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में एक दफा कह चुका हूँ कि तहरीक इंसाफ हमारे प्रोग्राम्स के दौरान ये डिमांड करती थी पहले जब ये हुकूमत में थे कि भाई आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के लोगों को प्रोग्राम्स में मत बुलाया करें। हमने पूछा क्यों ना बुलाया करें? वो कहते हैं जी ये चोर डाकू हैं, आप इनको हमारे साथ बिठा देते हैं, हमारे साथ मत बिठाया करें, और इनको टीवी चैनल पे आने का कोई हक हासिल नहीं है। यदि आप इस हद तक चले जाएं कि आप सोचे कि ना आपके खिलाफ कोई सियासी जमात रहनी चाहिए, ना आपके खिलाफ कोई साफी रहना चाहिए, ना आपसे कोई इख्तिलाफ करने वाला रहना चाहिए। अब खान साहब उसके देख रहे, आप कह रहे हैं कि मुझे जो लोग कहते हैं कि आजकल सैलाब के दिनों में जो है वो सियासत न की जाए, कहते हैं ओ लफाफो, आप मुझे कहते हो सियासत न करें, ओ यानी बेजमीरो। यानी इससे ज्यादा आप मीडिया के ऊपर दबाव कैसे, एक पॉलिटिकल पार्टी एक प्रेशर कैसे डाल सकती है कि आप हर रोज स्टेज पे खड़े होके किसी को लफाफा कहते हैं, किसी को चोर कहते हैं, किसी को डाकू कहते हैं, किसी को अरबों रुपए लूटने वाला कहते हैं। कोई आपसे बुला के पूछे ना कि भाई साहब आपने जो इनकम टैक्स लोगों के माफ किए वो किस किस के माफ किए? बड़े अहम सवाल। नसरत, एक ब्रेक लेनी है मुझे, इजाजत दीजिएगा। एक ब्रेक के बाद पे साथ में ये सारे अहम तरीन सवालात और हुकूमती कानूनी कार्रवाई क्या हो सकती है, पंजाब की ब्यूरोक्रेसी ने किस तरह रिएक्ट किया, इस पर क्या स्टोरी आई है, ये भी आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में तफसीलन आपके सामने वो साजिश जो हुई पाकिस्तान की मईशत को डीरेल करने के लिए, कंप्लीटली सबोताज करने के लिए, एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान इंतहाई क्रूशल, इंतहाई क्रिटिकल और सैलाब को मद्देनजर रखते हुए कहा जाए तो वर्स्ट इकोनॉमिक टाइम जो आपकी हिस्ट्री है उसमें उससे गुजर रहा था, उस वक्त ये साजिश की गई। राना एहसान साहब, एक स्टोरी अंसार अब्बासी साहब की भी आज आई जिसमें बताया गया कि पंजाब की ब्यूरोक्रेसी यानी मोहसिन लगारी साहब के उन्होंने बोला कि हम ये नहीं कर सकते, और खुद मोहसिन लगारी साहब शौकत तरीन साहब को बोल रहे हैं कि रियासत का क्या होगा, तो आपने सुना उनका जवाब क्या है। आपकी इत्तलात क्या है, यानी विद इन ब्यूरोक्रेसी क्या हो रहा था? क्या वाकई में यानी ब्यूरोक्रेसी भी इस साजिश का हिस्सा बनने को तैयार नहीं थी? राना साहब देखिए, हमारे लिए तो ये ऑडियो एक शॉक थी, और जब वो लेटर आया वो भी हमारे लिए बहुत तफसीसनाक था। हम सर पकड़ के बैठ गए कि देखें ये जो मुआहदा है ये पाकिस्तान की रियासत का जो है एक इंटरनेशनल फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट के साथ है, जिसके अंदर सारे सूबे शामिल हैं, वो उसके दस्तखत उन्होंने किए हुए हैं। अगर किसी सूबे को कोई इशू है तो वो डायरेक्टली जो है वो बात नहीं कर सकता उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के साथ। ये मुआहदा रियासत का है, तो इंटरनली पहले आप जो है वो इन फ्लैग्स को रेज करते हैं कि हमारे ये कंसर्न्स हैं। और जो सैलाब है वो क्या सिंध में नहीं आया? सिंध में सबसे ज़्यादा आया है। क्या वो बलूचिस्तान में नहीं आया? तो हर जगह तबाही है। तो लेकिन यहाँ जो नियतन और जानते बूझते ये कार्रवाई की गई, तो इससे यही लगता है कि ये एक बहुत बड़ी साजिश थी, और इसके अंदर डेफिनेटली उनका ज़मीर जागा। लगारी साहब ने ये पॉइंट रेज किया कि क्या रियासत को जो है वो नुकसान तो नहीं पहुंचेगा, क्या स्टेट को तो नुकसान नहीं पहुंचेगा? तो उस पर शौकत तरीन ने कहा हाँ वो तो पहुंचेगा, लेकिन हम कोई ऐसा रास्ता निकालेंगे कि पता ना लगे कि हम रियासत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो बेशर्मी की ये इंतहा थी। मैं समझता हूं कि लेटर जो जारी हुआ वो KPK से हुआ, वो पंजाब से नहीं जारी हुआ। अच्छी बात है नहीं जारी हुआ, लेकिन इनके जो मकरू चेहरे हैं वो कौम के सामने एक्सपोज हो गए। एक्शन जरूर होना चाहिए। हम तो पहले भी कह रहे थे, देखें जब चाइनीज सदर आ रहा था
उस वक्त भी डिले हुआ, मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचाया गया और फिर पता चला कि वो भी धरने जो थे सपोर्टेड थे। ये जमात हमेशा शॉर्टकट ढूंढती है, ये जमात हमेशा उंगली पकड़ के इक्तदार में आई, और जब आज इस्टेब्लिशमेंट और आर्मी न्यूट्रल हो गई है तो इनको तकलीफ ये है कि हमें वापस वो स्टेटस दिया जाए कि हमें हमारे नैपी चेंज किए जाए और हमें दोबारा से सपोर्ट किया जाए। ये मुल्क जो है मुतहम्मिल नहीं है कि आप इतनी कमजोर वक्त में, जब मुल्क डूबा हुआ है, आपकी मईशत जो है वो एक डिफॉल्ट के से निकली है बाहर, और आप कोशिश करें कि दोबारा ये डिफॉल्ट की तरफ चला जाए और दोबारा जो है ये एक इकोनॉमिक क्राइसिस में चला जाए। निहायत ही अफसोसनाक वाकया है, इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। और ये शौकत तरीन की भी, ये मैं समझता हूं कि ये वहां से इनिशिएट नहीं हुआ, क्योंकि वो मीटिंग का जिक्र करते हैं, वो कहते हैं कि जो हमारा डिसीजन हुआ है, जो हमारा फैसला हुआ है, उसके मुताबिक जो है ये लेटर आप जारी करें। तो इसका मतलब है कि ये साजिश जो है ये इसके अंदर बड़ी क़यादत भी, इमरान खान साहब भी शामिल हैं, और उनकी नॉड के बगैर, उनकी इजाजत के बगैर इतना बड़ा इकदाम नहीं लिया जा सकता। फवाद चौधरी ने तो पहले ही इसका अलमिया दे दिया था कि ये होने जा रहा है और हम ये करेंगे, क्योंकि इलेक्शन कराओ। इलेक्शन नहीं, आप बदमाश हैं इस मुल्क के, क्या आप डिक्टेट करेंगे कि इलेक्शन कब होना है? क्या आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक जो है वो मुल्क जो है इलेक्शन में जाएगा या नहीं जाएगा? आप अगर इलेक्शन चाहते हैं तो बैठे आए, असेंबलियों में बैठे, डिबेट करें। ऐसे नहीं होता कि आप कहें कि पहले हमारी 4 शराइत मान लें फिर हम बैठेंगे। तो बदकिस्मती से मुल्क एक इंतशार के अंदर जो है वो फंसा हुआ है, और वो इंतशार इमरान खान फैला रहा है, जहां कोशिश ये है कि तकसीम किया जाए, एक कल्ट बनाया जाए, और कल्ट जो है वो आपके सामने आ चुका है कि लोग ब्लाइंडली जो है, जो आर्किटेक्ट है वो आप कह रहे हैं कि ये शौकत तरीन नहीं है, इसके आर्किटेक्ट खुद शायद इमरान खान साहब है, क्योंकि किसी इजलास का जिक्र कर रहे हैं, ये आप कह रहे हैं। नसरुल्लाह साहब, आपकी इत्तलात इस बारे में क्या है? और आप ये बताइएगा नसरुल्लाह मजीद साहब, शौकत तरीन साहब वो किसके आदमी हैं? वो पहले पीपल्स पार्टी में थे, फिर पीटीआई में थे, वो किसके आदमी हैं? वो क्यों ये कर रहे थे? आपको क्या लगता है, कौन आर्किटेक्ट है? कोई करवा रहा था, खुद कर रहे थे? कल उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि पार्टी पॉलिसी थी, क्या पसे पर्दा हकायत क्या थे? मेरे ख्याल में जो राना साहब बात कर रहे हैं, ये इमरान खान साहब की ख्वाहिश थी, उनकी ख्वाहिश के मुताबिक हो रहा था। और शौकत तरीन साहब को चूंकि वो फाइनेंस के मामला इस वक्त KPK के और पंजाब के भी वो देखते हैं, दोनों वज़ाए खजाना को डिक्टेट वो करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ चेयरमैन इमरान खान। तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब की मंजूरी से ये बाकायदा इजलास में ये फैसला हुआ कि हम ये हर्डल क्रिएट करेंगे। यानी इसके बाद पंजाब ब्यूरोक्रेसी ने उन्हें बताया कि इस किस्म के आप मामलात में ना पड़े। KPK के अंदर तो आपको पता है जिस तरीके से वहाँ मामलात चलाए जा रहे हैं, लेकिन पंजाब के अंदर चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल ने उससे पहले भी हुकूमत की जो बेजा मुदाखलत थी उस पर मदद कर ली थी कि हम इन कामों में नहीं पढ़ेंगे जिसमें आप पढ़ना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे वफाक के में भेज दिया जाए, जिसके बाद फिर इमरान खान साहब इन्वॉल्व हुए, फिर चौधरी परवेज साहब इन्वॉल्व हुए, उन्हें पंजाब के अंदर रोका गया। मैं आपको एक और बात बता दूं, पंजाब के अंदर इस वक्त भी दर्जनों ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, जो छुट्टियां पर जाने को तैयार हैं और वो छुट्टियां मांग रहे हैं कि हम इस वक्त सर्व नहीं करना चाहते पंजाब के अंदर। उसकी वजह यह है कि जब इस किस्म की इंटरफेरेंस होगी, जो जैसा कि अभी शौकत तरीन साहब कर रहे थे, फाइनेंस के मामला के अंदर इंटरफेरेंस होगी, तो फिर ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर सकती। तबादले जिस तरह होते हैं, आपको यह भी अंदाजा है, एक हफ्ते में अगर 600 तबादले हो जाएं तो उसके बाद ब्यूरोक्रेसी कैसे काम करेगी? 2-3 जिन लोगों को मैं जानता हूं जो कमिश्नर्स हैं, अपने अपने डिवीजन के कमिश्नर्स हैं, उन्होंने काम करने से मदद कर ली है कि हमें बराए मेहरबानी आप OST कर दें, लेकिन हम आपकी हुकूमत के साथ चलने को तैयार नहीं है। उसकी वजह बुनियादी ये है कि PTI जिस हद तक जाती जा रही है, PTI समझती है। अब देखें, जब लोगों की गिरफ्तारी का फैसला हुआ कि PMLN की पकड़ दकड़ शुरू कर दो, शहबाज गिल साहब गिरफ्तार है, उसका बदला लिया जाए, इस किस्म के जब फैसले होंगे, इस किस्म की मीटिंग्स में जब बातचीत होगी, तो आगे से पुलिस अफसरान ने कहा कि हम कैसे लोगों को गिरफ्तार करें। यानी हम जाके लोगों को बगैर किसी वजह के, अगर किसी के ऊपर FIR है तो हम गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन हम घरों पर जाके छापे नहीं मार सकते। ये जो मौजूदा केस है, इसमें आपको क्या लगता है, क्योंकि आपने भी लफ्ज़ हाई ट्रेजन का, मैं भी ये समझता हूं कि ये यकीनी तौर पर रियासत के साथ गद्दारी हुई है, जिस तरह के बयान सामने आए हैं। अभी राना एहसान साहब कह रहे हैं कि कानूनी कार्रवाई वो जो भी तजवीज़ करते हैं होनी चाहिए। आप क्या लीगल एक्शन सजेस्ट करते हैं, क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या सियासी जो मजबूरियां हैं उसकी वजह से कुछ एक्शन नहीं होना चाहिए, बस सियासी बयानियां बना के और मजम्मत करके बात खत्म हो जानी चाहिए? नसरुल्लाह साहब, मैं समझता हूँ हुकूमत कमजोरी दिखा रही है और हुकूमत कमजोरी दिखाती रही है, जिसका फायदा PTI ने उठाया है। अगर हुकूमत ये कमजोरी ना दिखाए तो ये आइंदा ऐसी जुर्रत ना करे।
देखिए शहबाज गिल साहब को जब छोड़ा गया था जो मर्जी वो कहते रहते थे, लेकिन जब उनको पकड़ा गया उसके बाद से कई लोगों के बयान आ गए कि शहबाज गिल साहब को लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए थी, एक लिमिट में रहना चाहिए था। हम उनके बयान से बड़ी यानी कटा तल्लक करते हैं। मैं समझता हूँ कि इस केस को भी एक टेस्ट केस बनाया जाना चाहिए कि कोई रियासती जो मुआहदे होते हैं उनके खिलाफ पाकिस्तान में कोई साजिश न कर सके। देखिए आज पीटीआई की हुकूमत होती, अगर ये PMLN ये काम करती, वो भी रियासत के साथ ज्यादती करती, उसको भी कटहरे पे खड़ा होना पड़ता। इसलिए मैं समझता हूँ कि रियासत जो है वो मुकद्दम होनी चाहिए। सियासी जमातें बनती हैं, टूटती हैं, हुकूमत में आती हैं, बाहर जाती हैं, लेकिन अब जब रियासती मफादात के ऊपर आप ठेस पहुंचाने की कोशिश करेंगे, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आइंदा से किसी की जरूरत ना हो कि वो इस किस्म के इकदाम करने का सोचे भी। ये टेस्ट केस होना चाहिए। लेकिन पीटीआई का दूसरा दिफा जो सामने आया राना एहसान साहब, एक तो ये टेलीफोन टेप वाला जो अभी आपको सुनवाया, दूसरा असद उमर साहब और दीगर पीटीआई के लोग जो एवर्स हैं फाइनेंशियल अफेयर्स से, वो राना साहब कह रहे हैं कि आप लोग स्टेट बैंक एक्ट की खिलाफ वर्जी कर रहे थे, वो IMF की कंडीशन थी। वो कह रहे हैं आप लोग मुसलसल IMF के खिलाफ बयानियां बनाते रहे, आप लोग कहते रहे कि इस डील को, जैसे बिलावल भुट्टो साहब ने या किसी ने कहा जी सियासतदान ने कि इसको फाड़ के फेंक देना चाहिए, इस प्रोग्राम की जो डील है। ये स्टेटमेंट्स आप लोगों की तरफ से पीटीआई दौर में आती रही जब पीटीआई IMF के साथ डील कर रही थी, तो वो कहते हैं ये इक्वेट कर रहे हैं इस सूरत हाल को। आपका क्या जवाब होगा इस पर राना एहसान साहब? देखें, हमने बिल्कुल तनकीद की कि जो जिस तरह की वो निगोशिएशन कर रहे थे वो बेहतर की जा सकती थी, लेकिन आज तो आप एक बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस के दरमियान में खड़े थे। आज तो आप डिफॉल्ट के दिहाने पे खड़े थे। ये खुद कहते रहे कि पाकिस्तान 4th मोस्ट लाइकली मुल्क है डिफॉल्ट के अंदर। ये खुद कहते रहे कि पाकिस्तान श्रीलंका बनने जा रहा है। तो रास्ता तो एक ही था। आपके फ्रेंडली ममालिक, आपके बाकी जो डोनर एजेंसीज हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जिस तरह ADB है, वर्ल्ड बैंक है, वो सब ये कह रहे थे कि हम आपके साथ सिर्फ तब काम करेंगे अगर आप IMF के साथ मुआहदा बहाल करेंगे। हमने तो ये मुआहदा बहाल किया, उसमें अगर हमने कोई ऐसा इकदाम लिया है जिस पे आप तनकीद करना चाहते हैं, आप जरूर तनकीद करें कि ये चीज कम हो सकती थी, बिजली का रेट ज्यादा बढ़ गया या पेट्रोल की कीमतों में ज्यादा लेवी लग गया, वो तनकीद जायज है, उसके ऊपर आप सियासत करें। लेकिन जहां पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक सिक्योरिटी को दांव पे लगाने की बात है, तो ये तो एक बिलो द बेल्ट चीजें हैं। ये तो एक बहुत गिरी हुई हरकत है कि जहां आप पाकिस्तान के अंदर अपनी सियासत को, अपनी अना को अवाम और रियासत से ऊपर रख लें, मुल्क से ऊपर रख लें। क्या इमरान खान पाकिस्तान से बड़ा हो गया है कि क्या वो अपने लिए, अपनी सियासत बचाने के लिए जो है वो पूरे मुल्क को रिस्क में डाल दे? तो ये निहायत ही ताज्जुब की बात है और ये निहायत ही शर्मनाक इम्कान है उस पूरी जमात के लिए कि उन्होंने इस तरह की हरकत की। सही। और नसरुल्लाह साहब, सियासी तौर पे इसका असर आएगा? पीटीआई की जो फॉलोइंग है, मकबूलियत इमरान खान साहब की हालिया इजाफा, या आपको लगता है उनका वोट बैंक जो है उस पर कोई असर नहीं आएगा, वो अभी भी खुश हैं, या फिर वो इसका भी जो जस्टिफिकेशन देंगे पीटीआई वो कबूल कर चुके हैं और वो मजीद आगे भी हर चीज करने को तैयार है? देखिए, मैं इस फलसफे को नहीं मानता कि अगर किसी जमात की से कोताहियां हो रही हो, उसके बयानिए को ठेस पहुंच रही हो या उसके स्कैंडल सामने आ रहे हो, तो उसका वोट बैंक कम नहीं होता। बिल्कुल कम होता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोट बैंक कम हुआ, मुस्लिम लीग नवाज का वोट बैंक कम हुआ जब महंगाई बढ़ी। मुस्लिम लीग नवाज ने जब इक़्तिदार इमरान खान से लिया, अदम एतमाद की तहरीक के बाद पंजाब के अंदर उन्हीं लोगों को वोट दिए जो उनकी पार्टी में वफादारियां बदल कर आए थे। पार्टी के लोगों ने वोट PMLN को नहीं दिया। इमरान खान साहब का जेलम का जलसा ये बात बता रहा था कि IMF के खिलाफ फवाद चौधरी साहब के जो बयानात थे IMF के उस प्रोग्राम को रोकने के लिए, उसका असर हुआ। सैलाब के दौरान इमरान खान साहब ने सियासत करने की कोशिश की, लोगों ने जेलम के जलसे को रिजेक्ट कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हुकूमत से निकलने के बाद पहला नाकाम जलसा था जो जेल में हुआ। इसलिए ये फलसफा बड़ा गलत है। ये पीटीआई का सोशल मीडिया विंग फैलाता है कि जो मर्जी हो जाए खान के बारे में, जो मर्जी किया जाए, खान साहब की जो वोट बैंक या पॉपुलैरिटी वो कम नहीं होगी, कम होती है। अगर इस किस्म की बात करते रहेंगे, खान साहब के लिए मुश्किलात बढ़ती चली जाएंगी। वोटर बहुत सियाना है, वोटर चीजें देखता है, वो PMLN को भी छोड़ता है, वो पीपल्स पार्टी को भी छोड़ता है, वो PTI को भी छोड़ता है। कतई ऐसी बात नहीं, चंद ऐसे हार्ड लाइनर होते हैं जो पार्टियों के साथ जुड़े रहते हैं, वरना पार्टी पॉलिसी से जो इनहराफ जब होता है लोग पार्टियां छोड़ते हैं। राणा साहब इस बात पर इत्तेफाक करेंगे, पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात के अंदर मुस्लिम लीग का अपना वोटर जो है वो नहीं निकला, उसने जो है अपनी पॉलिसियों के खिलाफ तनकीद की, अपनी जमात की पॉलिसियों के खिलाफ।
राना साहब मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। नसरुल्लाह मलिक साहब आपने ज्वाइन किया, राना आप साथ रहे मौजूद और तफसीलन नाज़रीन गुफ्तगू हुई इन ऑडियो लीक्स, इसका पस मंज़र और इसके असरात क्या हो सकते थे और किस तरह ये साजिश का भांडा फूटा। ये मंजर यहाँ पे जब फुटेजेस आए, वीडियोस आए कि क्या साजिश हो रही थी पाकिस्तान की मईशत को एक प्लान सबोटाज प्लान किया गया था। लेट्स वाइंड इट अप ओवर हियर। फीडबैक जरूर दीजिएगा फेसबुक की, मुझे ट्विटर पे देखते रहेगा अपना।